सरकार कह रही है, भारत सरकार, कि गुजरात मॉडल पूरे देश में पेश करेंगे। जब रिलायंस ने यहाँ पे 60 गांव की जमीन छीन ली, अगर आंदोलन यहीं शुरू हो गया होता तो आज देश के किसानों की हालात नहीं करते। ખેડૂત નેતા શ્રી ચૌધરી રાકેશ ટીકેતજી ગઈકાલથી 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે, એમની સાથે ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી શંકરસિંહ વાઘેલા અને ખેડૂત આગેવાન યુદ્ધવીરસિંહ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પ્રથમ દિવસે બનાસકાંઠા જિલ્લાના અંબાજી ખાતેથી માં અંબાના દર્શન કરી પાલનપુર ખાતે પધાર્યા હતા। પાલનપુરમાં એમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। વાવ ધારાસભ્ય શ્રી જ્ઞાનીબેન ઠાકોર, મહેશભાઈ પટેલ, લક્ષ્મીબેન કરણ, અંકિતાબેન ઠાકોર અને ખેડૂત સંગઠનના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા, યુદ્ધવીરસિંહ રાકેશ ટીકેતજી સભાને સંબોધી હતી। સભા સંબોધ્યા બાદ ઊંઝા ઉમિયા માતાજીના દર્શન કરવા નીકળ્યા હતા। માતાજીના દર્શન કરવા નીકળ્યા હતા। ત્યારબાદ 5મી એપ્રિલ સવારે 8 વાગે ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત કરવાના હતા અને ત્યાંથી કરમસદ જશે અને ત્યારબાદ બારડોલીમાં ખેડૂત સંમેલનને સંબોધન કરશે। डबल कर लेना भाई, खेडों को आजादी दिलवानी है, यहाँ की प्रेस को आजादी दिलवानी है, नौजवान को आजादी दिलवानी है, यहाँ के लोगों को आंदोलन में जोड़ना है। आंदोलन होगा तो यहाँ का समाज बचेगा, जो खेडू समाज है। जो 3 कानून आगे, इनसे यहाँ का गुजरात का किसान भी बर्बाद होगा। और दूध पे भी ये एग्रीमेंट करने वाले हैं। जिस दिन दूध का एग्रीमेंट होगा, ये पूरी डेयरी सेक्टर यहाँ का खत्म होगा। और यहाँ की जमीन ये बेचना चाहते हैं। जिस तरह से करीब 60 गांव की जमीन इन्होंने रिलायंस को दी, वो आम की खेती कर रहा, रहता बॉम्बे में है, आम की खेती गुजरात में करेगा। कौन सा फार्मूला है? यहाँ के किसानों को नुकसान और बॉम्बे वालों को फायदा। कौन सा गणित का मास्टर है वो? तो ये तो होगा नहीं। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, गुजरात के किसान भी आंदोलन का हिस्सा है। अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे, ट्रैक्टर लेके सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा। अपनी फसलों को डीएम के यहाँ, अपने पटाटो को डीएम एसडीएम के ऑफिस पे बेचना पड़ेगा। आंदोलन चलेगा। सर, एक क्वेश्चन हमारा है। 2019 में जब मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा था खेडूत संशोधन बिल का, उस टाइम विरोध नहीं हुआ। और जब बीजेपी ने ये विरोध कानून पास किया, उसमें विरोध हुआ। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और वो तो चली गई। ये जब और मैनिफेस्टो तो कांग्रेस का था, और आप गुजरात में आए तो उनका समर्थन लेके आए हो। ना, हम तो आए नहीं। कौन है उनके समर्थन में? तो ही नहीं। वे होते तो ये देश के हालात, अरे वे होते तो देश की हालात भी नहीं होती। बापू के बैनर लगे हुए, बापू के बैनर लगे हुए, तो अब किसान बनाएंगे उन्हें बापू को। अब क्या उनकी सरकार है? ये बीजेपी वाले जब साथ में थे हमारे, और इन्हें कहा कि देखो वे थे, वे लेकर आए थे, ठीक है, वे तो चले गए। तो उस टाइम इलेक्शन में तो सब वे चले गए, वे लेकर आए, चले गए। आंदोलन होगा, जो भी लेकर आएगा, चाहे कोई हो। अगर किसान के विरोध में लेकर आएगा, हम उसके विरोध में खड़े होंगे। हम सरकार का विरोध करेंगे। जो भी किसानों के खिलाफ लेकर आएगा, वो कोई पार्टी हो, हम उसी का ही विरोध करेंगे। हम किसी के बंधे हुए थोड़ा है। आपने सर बोला था आगे का ये है कि देश के किसानों के लिए आंदोलन जो चल रहा है, गुजरात को भी उसके साथ में यहाँ के खेडू समाज को उठना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है। इनको पुलिस प्रशासन जेल लेकर जाता है तो पूरे देश में आंदोलन होगा। इन किसानों को दबने नहीं देंगे, जेल नहीं जाने देंगे। इनके लिए आंदोलन होगा। युद्धवीर जी, उस समय पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, सारे जो कानून है 3, इनके बारे में बता दिया गया। बहुत विस्तार से बताया। गुजरात के क्या हालात है उसके विस्तार से बताया। गुजरात के लोग कैसे आंदोलन से जुड़ेंगे वो तय करना है आपको।
और खास करके जो नौजवान हैं इनको भी तय करना होगा, आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। आंदोलन नहीं होंगे तो जमीनें नहीं बचनी, डर निकालना पड़ेगा। इस तरह से सरकार कह रही है, भारत सरकार, कि गुजरात मॉडल पूरे देश में पेश करेंगे। जब रिलायंस ने यहां पे 60 गांव की जमीन छीन ली, अगर आंदोलन यहीं शुरू हो गया होता तो आज देश के किसानों की हालात नहीं करते। वे पूरा लपेटने का काम करे जा रहे हैं, ये वहां तक भी जा रही, पूरे देश की जमीन छीनने का प्रोग्राम करा। ये इसलिए हुआ कि गुजरात में आंदोलन शुरू नहीं हुआ। गुजरात में लोग कोर्ट के माध्यम से जीतना चाहते थे, यहां से कोर्ट से भी जीत गए, हाई कोर्ट से भी जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी डबल बेंच और ट्रिपल बेंच में उसमें उलझा कर रखेंगे केस को। देश का किसान बचेगा तो आंदोलन से बचेगा, कोर्ट से नहीं बचना, उस चक्कर में नहीं पड़ना, आंदोलन से बचेगा। अगर आंदोलन होगा तो बचेगा, आंदोलन नहीं होगा तो नहीं बचेगा। जमीनें छीनी जाएगी, लोगों को बर्बाद करा जाएगा, बेरोजगार होंगे, ये हालात होनी है। तो मन बना लो, क्योंकि वहां पे 4 महीने से ज्यादा होंगे आंदोलन चला। दिल्ली में खबरें जरूर आती होंगी, अब सोशल मीडिया पर आ रहे, बड़े मीडिया पर नहीं आ रही होगी कोई भी, क्योंकि कैमरा और कलम पे भी बंदूक का पहरा है। ये कह दिया कि दिखाना नहीं मूवमेंट को, अब नहीं दिख रहा होगा 1 महीने से, ये तो 1 आध दिन से यहां पे गुजरात में आके तो दिखा दिया, उनकी खबर नहीं दिखाएंगे। 25,000 ट्रैक्टर है अभी भी वहां पे, नहीं दिखाएंगे खबरें। कभी कभी आएंगे तो खाली टेंट दिखाएंगे, गर्मी में दोपहरी में कोई अंदर बैठ जाएगा, उसमें पन्नी लगी हुई है उसमें बैठ जाएगा, भाई छाव में बैठेंगे, पेड़ के नीचे बैठ रहे होंगे कहीं, कोई सड़क पर को दिखाएगी, खाली सड़क हो गए, खाली हो गए मोर्चे, कोई मोर्चे खाली नहीं हुए। किसान, कुछ किसान वहां से आते जाते रहते हैं, अपने खेत का काम करते हैं, कटाई का काम चल रहा। सरकार दिल्ली में है नहीं, सरकार गई बंगाल, तो किसान को भी कहते अपने खेत का काम कर लो, जब सरकार आ जाएगी उससे बातचीत करेंगे। हमारे में बहुत पहरा रहता है, अगर बंगाल जाएंगे तो कह रही जी बंगाल गए, अगर गुजरात आ गए जी आप गुजरात क्या लेने जा रहे हैं, क्यों गुजरात किसी का वो है क्या भाई? हम तो पासपोर्ट लेकर आए, कहाँ है पासपोर्ट दिखावे, यहाँ पे आए कह लगे जी जाने ही नहीं देंगे। मतलब ऐसा क्या वहां वीजा लगता है, क्या लगता है वहां पे, परमिट लेना पड़ता है। गुजरात जरूर जाएंगे। युद्धवीर सिंह आए, इतने वो कर दिए कि प्रेस के बीच में से उठा कर ले गए, मगर भाई गुजरात का मोर्चा जरूर तोड़ो, पहले आ जाए। जो नौजवान हैं वो कम आ रहे, निकल गए, उनको भी आना चाहिए। निकल के आओगे तो ये जमीन नहीं बचेगी। और आंदोलन ट्रैक्टर से करना सीख लो, ट्रैक्टर से। जो दिल्ली के मोर्चे तोड़े वो ट्रैक्टर से तोड़े। हमने गुजरात को उसमें बयान दे दिया, कर्नाटक में, कि भाई ट्रैक्टर में बम्पर लगा के और बेंगलोर को घेर लो, चारों तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया, भड़काऊ भाषण दिया। भाई ट्रैक्टर का को मैं पाकिस्तान के टैंक का नाम ले दिया। भाई किसान का तो ट्रैक्टर ही टैंक है, हम तो कहेंगे इसको किसान का टैंक, क्या दिक्कत है आपको? ये मोर्चे जब भी फतेह होंगे जब हम ट्रैक्टर से चलना सीखेंगे। दिल्ली में 3.5 लाख ट्रैक्टर आए थे 26 तारीख में, हमको रूट उड़ कर लाल किले पे भेज दिया। अरे जाना होता किसान को तो पार्लियामेंट पे जाता, अब कह रहे कि अब जाएंगे पार्लियामेंट पे, फसलें बेचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल कहीं बेच लो, मंडी पे बेच लो, हम पार्लियामेंट पे बेचेंगे, यहाँ की विधानसभा पे बिकेगी। यहाँ के डीएम, और जब आप डीसी डीएम के वहां पे जाना सीख लोगे फसल बेचने के लिए, तो उसी दिन आपके आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएंगे और फसल ही आपको बेचनी पड़ेगी। वहां पे बढ़िया बिकती है फसलें, उत्तर प्रदेश में बेची हमने। जब फसलें नहीं बिकी तो डीएम के ऑफिस पे बेची, पार्लियामेंट पे बिकेगी, विधानसभा पे बिकेगी।
ज्यादा पुलिस वाले दिक्कत करेंगे तो थाने पे बिकती है। अपने पशु समेत जब आप थाने पे जाना शुरू कर दोगे, पुलिस स्टेशन पे, तो ये आपके घर नहीं आएंगे। फिर अपने पशु ले जाओ, गिरफ्तारी भाई मेरे के लिए क्या गिरफ्तारी करे, मेरा पशु भी तो साथ में है, इसे भी चलो ले, इसे भी खाना दे। तो ये आंदोलन तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में 25 साल पहले शुरू हो गए थे। यहाँ पे भी आंदोलन होते हैं। ये सरदार पटेल की धरती है, आंदोलनकारियों की धरती है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। उठो, चलो आंदोलन करो। 2021 का साल जो है ये आंदोलन का साल है, नहीं तो जमीन नहीं बचनी, जमीन सारी जाएगी। और ये यहां से ताकतवर होकर जा रहे हैं ना, जो पूरी जगह ये इलाज कर रहे हैं, यहां से ताकतवर होकर जाएंगे, इनकी टांग यहीं पकड़नी पड़ेगी हमको। आगे हम आगे आज से शुरुआत होगी, यहां से कल 2 दिन यहां रहेंगे, उसके बाद में जहां प्रोग्राम लगेंगे वहां पाएंगे, प्रोग्राम रखो, आएंगे यहाँ पे आंदोलन होंगे, और यहां से दिल्ली भी आना जाना रखो। आप डरने की जरूरत नहीं। ये किसान यहां से छुप के जाता है, राजस्थान से गाड़ी पकड़ता है अपनी आइडेंटिटी छिपा के, और अगर पता चल जाए कि गुजरात से किसान वहां पे गया तो उसके घर पे पुलिस। तो ऐसा नहीं होगा, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। और अपने ट्विटर पे भी काम करो, अपने फेसबुक पे काम करो, ये भी आपको चलाने पड़ेंगे, नहीं तो ये जमीन नहीं बचनी, अनाज गोदामों में कैद होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु बनेगी, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी। ये तो आपने देख लिया, आलू का क्या हाल हुआ, पटाटों का यही तो हाल हुआ ना, कि आज से 2 महीने पहले 40 रुपए का रेट और अब 3 रुपए का रेट। उनके जब गोदाम में चला जाएगा तो 40 रुपए होगा, जब किसान के खेत में रहेगा तो 3 रुपए होगा। यही हाल होगा। और आज का ये प्रोग्राम यहां पर हुआ, अच्छी तादाद में लोग आए, रास्तों में लोग आए मिले। और एक दुखद घटना यह है कि 22 जो हमारे जवान हैं आज शहीद हुए सुकमा में। जो जवान थे वे ब्लास्ट में शायद शहीद हुए या फायरिंग में हुए, ये तो नहीं पता चला। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सुकमा में हमारे पहले भी जवान वहां पर शहीद हुए, और अभी खबरें मिली कि 22 जवान हमारे आज भी वहां पे शहीद हुए। तो बड़ी दुखद घटना है। तो 1 मिनट का उन जवानों के लिए हम मौन धारण उनके लिए करेंगे। आप बाबू जी 1 मिनट। आप बापू ने बहुत ही विस्तार से बताई कि किस तरह से सरकार कार्य कर रही है और क्या हालात किसान की है। 130 दिन आज हो गए दिल्ली में धरना लग चले, 130 दिन। 26 नवंबर से धरना चला। 1 डिग्री टेम्परेचर था दिल्ली का नवंबर और दिसंबर में। 1 डिग्री में भी लाखों किसान दिल्ली में थे। ज्यादा सर्दी की वजह से 350 किसानों का हार्ट अटैक हुआ, खून जम गया सर्दी में। एक भी किसान घर को लौटा नहीं। हमारा जो सबसे सीनियर किसान है, जो सिपाही है इस युद्ध का, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए के सिपाही रहे हैं। 97 साल की उम्र में वो 26 नवंबर से दिल्ली के मोर्चे पे डटे। कोई भी वापस लौटने को तैयार नहीं। सरकार ने सोचा था इनको डराएंगे, धमकाएंगे। कोई भी मोर्चा लगता, गुजरात से आप दिल्ली जाएं प्रदर्शन करने और राजस्थान के बॉर्डर पे पुलिस आप पे लाठीचार्ज करे, ऐसा कभी सुना? दिल्ली में मोर्चा लगे और दिल्ली में जब हम संसद की तरफ जाएं तो लाठीचार्ज हो जाता है एक सीमा के बाद। लेकिन घर से निकलते ही हरियाणा के बॉर्डर पे किसान आए थे, लाठीचार्ज से स्वागत किया गया। वो तो मैं बधाई देता हूं हरियाणा के किसानों को। जैसे ही पंजाब का किसान हरियाणा की तरफ आया और सरकार ने जाति की, हरियाणा का किसान रोड पे खड़ा हो गया कि ये हमारे किसान भाई पंजाब से आए हैं, किसी ने हाथ लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो आगे चल के पंजाब के किसान को दिल्ली तक लेके आए। पूरा हरियाणा हर घर से सुबह दूध इकट्ठा किया जाता।
गाड़ियां भरी जाती हैं, एक एक गांव से 10-10 हजार लीटर दूध इकट्ठा होता और उन लाखों किसान भाइयों को दूध, छाछ, सब्जी, अनाज इसकी रेगुलर 4 महीने से हरियाणा का किसान सप्लाई कर रहा और प्रयास किया हरियाणा में अपने कुछ बुजुर्गों को कहा कि हरियाणा पंजाब का तो SYL के पानी का झगड़ा, पानी की डिमांड करो, पंजाब की मदद ना हो पाए। हरियाणा के किसानों ने कहा कि वो पंजाब का किसान हमारा भाई है, हमारे भाइयों के 100 झगड़े होंगे, हम आपस में बैठ के सलट लेंगे, सरकार को बीच में आने की जरूरत नहीं है, हम पंजाब के किसान के साथ। जय जवान जय किसान। पूरे षड्यंत्र किए गए वहां पे, पुलिस इतना घटिया प्रदर्शन किया गया। ये पुलिस में भी कोई बाहर से नहीं आते हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन इस वर्दी की मजबूरी देखो, पुलिस के माध्यम से लोग बुलवा के किसानों पे पत्थर फंकवाए गए दिल्ली में। संघ के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की दिल्ली में, उनके फोटो, नाम, नंबर सब दिए गए। उनको गिरफ्तार तो आज तक नहीं किया गया। जिस पत्रकार ने ये खबर चलाई थी उस पत्रकार को जेल में डाल दिया गया। ये कार्यशैली है, किसान डरता नहीं है। हमने बता दिया दिल्ली सरकार को, ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, ये जन क्रांति है। उत्तर से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक देश का तमाम राज्यों का किसान इसमें खड़ा हो गया। वो कहते हैं इन 3 कानूनों में बुराई क्या, 5 राज्यों में चुनाव, आजकल हर घर में टेलीविजन है, प्रधानमंत्री के मुंह से 5 राज्यों के में जो भाषण दिए, कभी कानूनों के बारे में एक शब्द भी सुना? एक शब्द भी नहीं बोलता, जिक्र ही नहीं करता कानूनों का, क्योंकि जिक्र करे तो अच्छाई बतानी पड़े, अच्छाई कानून में है ही नहीं। कानून तो किसान को मारने के लिए, कानून तो मजदूर को मारने के लिए। क्या जरूरत थी? जून के महीने में कोविड और कोरोना इस देश में आया हुआ था, कोई घर से निकलता नहीं था, ऑर्डिनेंस के माध्यम से 3 कानून लाए गए। देश के किसी किसान संगठन ने, मजदूर संगठन ने इन कानूनों के लिए मांग नहीं उठाई थी। बनासकांठा के किसान पानी मांग रहे हैं वर्षों से, ले आता कानून, बना देता कानून, स्वागत करते नहीं करेंगे। टेनेंट फार्मर, भूमिहीन किसान के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और उसकी कमेटी बनी, वो बिल पड़ा हुआ संसद में, उसमें रिकमेंडेशन पड़ी हुई है। हमारे किसान संगठनों ने कहा कि भूमिहीन किसान की सबसे बुरी दुर्दशा है, उसको कोई लाभ सरकार की योजना का नहीं मिलता। वो पड़ा, कोई नहीं सुन रहा उसको। इन कानूनों को, क्योंकि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना था, ये तीनों कानून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक कानून के माध्यम से किसान की जमीन जाएगी, दूसरे कानून के माध्यम से बाजार जाएगा और तीसरे कानून के माध्यम से गोदाम जाएगा। एक दूसरे से जुड़े हुए तीनों कानून है। मैं और राकेश जी उस कमेटी में है जो भारत सरकार से बात करती है। हमने भारत सरकार को कहा, मंत्री को बताया, मंत्री जी तेरे प्रदेश में 200 करोड़ रुपए धान के किसानों की लेके एक व्यापारी नए कानून के तहत उसने मंडी बनाई। कोई भी पैन कार्ड वाला आदमी मंडी बना सकता है, ना रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, ना गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत है। उससे क्या होगा, कोई भी ठग जाके किसानों के बीच में मंडी खोलेगा, किसान को 200-400 रुपए ज्यादा भाव का झांसा देके उसके माल को लेके चंपत हो जाएगा। 4 जगह हो चुका है देश में ये कानून आने के बाद। हमने बताया सरकार के सामने, वो कहने लगे काला क्या? मैंने कहा हमसे पूछ रहा, मध्य प्रदेश में भाग गया और उसके कृषि मंत्री के चुनाव जो क्षेत्र है उसमें से आलू के किसानों के 60 लाख रुपए लेके भाग गया एक व्यापारी। ठगी होगी। ये मंडियां जो आज की मंडियां खत्म हो जाएंगी। अडानी ने खरीद शुरू की हिमाचल में सेब की, 14 रुपए का भाव मंडी में चलता था, इसने 20 रुपए का भाव लगाया, 20 रुपए में हिमाचल में खरीद शुरू की। 3 साल में जो पुराने व्यापारी थे उनकी दुकानें बंद हो गई। आज ये 8 रुपए में खरीद रहा, 8 रुपए में खरीद रहा। वही होने वाला। और एक ही व्यक्ति के लिए सब हुआ। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन कर दिया गया, किसी ने मांग नहीं की थी। 1955 में संशोधन हुआ था कानून में और ये बनाया गया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से कालाबाजारी को रोका जाएगा। एक मात्रा से ज्यादा कोई भी आदमी अपने गोदाम में सामान नहीं रखेगा।
वो कानून बना था जिससे उपभोक्ता को जो है उसका शोषण ना हो। एक समझौता हुआ, भारत सरकार ने अडानी से समझौता किया, जितने गोदाम आप बना दोगे उनको भरने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है, किसी को नहीं पता। आज अडानी के पास आज की डेट में 8.5 लाख मैट्रिक टन अनाज के भंडारण की क्षमता अडानी के गोदामों में है। जिस दिन वो चाहेगा उस दिन किसान को बर्बाद कर सकता। आपकी सरसों आई, वो सरसों जो उसके गोदाम में रखी हुई है, 1 लाख टन सरसों बाजार में निकाल देगा। आपका 1000 कुंटल 1500 कुंटल का भाव जिस दिन चाहेगा 1 सेकंड में नीचे गिरा के आपकी सरसों को ले जाएगा। और जब आपकी सरसों उसके गोदाम में चली जाएगी, उसका ताला लगा के उसी सरसों का 5000 कुंटल का भाव बढ़ाने की क्षमता वो रखेगा। ऐसा समय आने वाला है आपके सामने। ये कानून जो बने हैं, ये अपने चहेतों को, जिनसे चुनाव का चंदा लेते हैं, जिनके माध्यम से ये सत्ता में गए हैं, उनको भविष्य में भी ये लूट चलती रहे। चोर चोर मौसेरे भाई, उनको चंदा चाहिए और उनको इस देश के किसान का बाजार चाहिए। 14 लाख करोड़ रुपए का जो खुदरा बाजार, उसको काबू करने के लिए तमाम ये कानून लाए गए। उस खुदरा बाजार को काबू करके ये छोटे व्यापारी, किसान थोड़ी है, किसान थोड़ी है गाड़ी की, धुरी टूट जाए तो गाड़ी नहीं चलती है। किसान के माध्यम से ही मजदूर जिंदा रहता। किसान संपन्न होगा तो गांव का मजदूर और गांव का दस्तकार भी मजबूत होगा, और किसान कमजोर होगा तो मजदूर और दस्तकार भी कमजोर होगा। किसान मजबूत होगा तो कस्बे का बाजार मजबूत होगा, क्योंकि किसान उत्पादक है, सामान वो बेचता है, और किसान उपभोक्ता भी है, सामान वो खरीदता है। जो बाजार होता है वो भी किसान की क्रय शक्ति के ऊपर चलता है। अगर किसान की क्रय शक्ति कमजोर होती है तो मजदूर भी कमजोर होता है, बाजार भी कमजोर होता है। ये समझने की बात। आज बहुत से भाई इसको वर्गीकरण कर देते हैं कि ये तो किसान की लड़ाई नहीं है। किसान की लड़ाई है, ये किसान की नहीं है। किसान बचेगा तो ये छोटा और मझोला व्यापारी बचेगा, किसान मरेगा तो ये भी मरेगा। ये सबकी लड़ाई है, ये समझना पड़ेगा। सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, जाति और धर्म से ऊपर उठ के लड़ना पड़ेगा। मैं चौधरी चरण सिंह के साथ मुझे सौभाग्य मिला, बचपन में मैंने उनके साथ काम किया, पढ़ते थे तो उनके साथ जुड़े। वो एक बात कहते थे, देश में किसान बहुसंख्यक, देश में बहुसंख्यक किसान है। विडंबना ये है कि किसान का कभी भी राज में हिस्सा नहीं होता, क्योंकि किसान जो है चुनाव के वक्त में किसान ना रह के राजपूत बन जाता है, पटेल बन जाता है, रहबारी बन जाता है, जाट बन जाता है, गुजर बन जाता है। वो जाति और धर्म में बढ़ जाता है, और इसी वजह से 70 साल से ये किसान की दुर्दशा हुई है। जिस दिन इस देश में किसान बन जाएगा, उस दिन किसान की लूट खत्म हो जाएगी, उस दिन किसान सत्ता पे काबिज होगा। उस दिन ये पानी का फैसला दिल्ली की सरकार से नहीं कराना पड़ेगा, बनासकांठे का किसान करेगा। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, हम जिनको चुन के भेजते हैं उनको हम दिखाई नहीं देते हैं। आज वो हमारा विरोध कर रहे हैं। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा, क्योंकि डर हमारी वोट का नहीं है। उनको पता है वोट तो हम जाति पे देते हैं, वोट तो हम सिंबल पे देते हैं, विषय पे वोट देते ही नहीं हम। जिस दिन हम विषय पे वोट देंगे, हमारे हरियाणा में, पंजाब था उस टाइम में, बड़े किसान नेता हुए थे, चौधरी छोटूराम। वो कहते थे बोलना सीखो और दुश्मन को पहचानो। जब तक हम दुश्मन को नहीं पहचानेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करना नहीं सीखेंगे, ये बात वो बता के चले गए। हमारे किसान नेता जितने भी हरियाणा पंजाब में है, वो उनका नाम लिए बगैर कोई मीटिंग नहीं होती है। लोग उनको देवता भी मानते हैं, लेकिन ये 2 बात उन्होंने कही थी, दुश्मन पहचानो, दुश्मन नहीं पहचाना। आज बंगाल में इलेक्शन है, हम बंगाल में गए थे दोनों। बंगाल में वोट 1 मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, गुजरात में बाजरा क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं है। वो मुट्ठी बाजरा नहीं है, वो मुट्ठी चावल जो है वो वोट मांगी जा रही है। वोट को, राजनीति को धर्म से जोड़ दिया गया। धर्म से आस्था चलती है। धर्म में धर्म का किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन धर्म आस्था की चीज है।
राजनीति की चीज नहीं है। राजनीति एजेंडे से चलती है। बेकारी, बेरोजगारी, पानी, स्वास्थ्य, हेल्थ, फसलों के भाव, व्यापार, इंडस्ट्री, जो बॉर्डर स्टेट होती हैं उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं। आप कश्मीर में कभी विजिट करो, साल में 4 दफे बॉर्डर पे गोलाबारी की वजह से गांव छोड़ के 40 मीटर पीछे आते हैं, 40 किलोमीटर। उनके बच्चों, उनकी फसल, उनके पशु बर्बाद होते हैं, वो कंपनसेट किए जाते हैं। कुछ नहीं था, एक हवा बना रखा था 370। क्या हो गया भाई, किसको रोटी मिल गई 370? मैं गया वहां पे, मैं जाता रहता हूं, किसानों के बीच में हमारा संगठन है। वो मुस्लिम नहीं थे किसान, वो सारे हिंदू किसान थे जम्मू और ये पठानकोट रीजन में। वो कहने लगे 370 से कुछ फायदा मिल जाता, खत्म होगी तो मर के। मैंने कहा दिल्ली में तो संदेशा ये है कि मुसलमानों को फायदा नहीं, बोला राज्य को फायदा, बौद्ध धर्म वालों को भी फायदा, हिंदू वालों को भी फायदा, सिख को भी फायदा, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट के लोग हैं। एक बाउंड्री बचा रखा था। आप लोग इस भावना में वोट देते हैं, मंदिर बन गया। मंदिर कितने लोग अयोध्या गए, कितने मंदिर गुजरात में उनमें जाते हैं। किसान का मंदिर तो उसका खेत होता है, उसके बैल होते हैं, उसका हल होता है, उसका फावड़ा होता है। किसान तो जो भी शुभ कार्य करता, खेत में बुआई करता है तो वो कहता है राम का नाम लेके शुरू करो। वो वही राम का नाम लेता है किसान। किसान कटाई के लिए दरांती जब डालता खेत में तो राम का नाम लेता। किसान अनाज को उठा के लाता तो राम का नाम लेता। किसान का भगवान उसके साथ चलता, मजदूर का भगवान उसकी मेहनत में चलता। आस्था हमारा पर्सन है, लेकिन इन्होंने आस्था के नाम से हमारे निरंतर हमको मूर्ख बना के और राज्य सत्ता का राह बढ़ा दिया। बच्चों को कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में। कितने करोड़ नौकरी मिली है वो गुजरात के लोग जानते होंगे। 14 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी 7 साल में। ये सरकार के आंकड़े हैं। नोटबंदी के बाद करोड़ों नौकरियां, रोजगार खत्म हुए इस देश में। संस्थान बिक रहे हैं, एयरलाइंस बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, रेल बिक गई। बीएनटी, बीएसएनएल की बिकने की तैयारी है। भारत पेट्रोलियम बिक गया। 23 संस्थान बिक चुके हैं देश के, बना कोई नहीं है। 23 बिक गए। कहाँ नौकरी मिलेंगी, किसकी नौकरी मिलेंगी? और ये SC, ST, OBC के भाई सर्टिफिकेट लेके नौकरियों की जो उम्मीद कर रहे हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नौकरियां ही खत्म करेगा ये सर्टिफिकेटों को फिर शो को इसमें लगा के टांग लेना। आप इस तरह की नीतियां बना रखी है इन्होंने, इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है दिल्ली में। आपको सोचना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। हम और राकेश जी आपको आए निमंत्रण देने के लिए, उठो। मैं पहले भी आया था प्रेस में, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो आप सब ने देखा होगा जो इनका व्यवहार था। वो देखने ही आए थे हम, क्योंकि यहाँ से जो किसान जाते थे वो कहते थे कि जिसका पता चल जाता है दिल्ली जाएगा, उसके घर पे पुलिस बैठ जाती है। ये सूचना हमको दिल्ली मिली, उसी वजह से मैं दिल्ली आया था, या दिल्ली से अहमदाबाद आया था। और वो जो प्रेस हुई उसके बाद हम से इनका चेहरा पूरे देश में बताया कि ये गुजरात मॉडल है जिसको पूरे देश में ये लागू करेगा। बोलने की आजादी नहीं है गुजरात में, आंदोलन करने की आजादी नहीं है गुजरात में। और हमने ये तय किया संयुक्त मोर्चे ने कि पहले हम गुजरात से ही शुरू करेंगे। महात्मा गांधी की भूमि है, सरदार पटेल की भूमि है ये। बारडोली से ही पहला किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें मजबूती से अंग्रेजों के सामने अड़ के खड़े हुए थे। आज तो राज हमारा है, आज तो हम राज को पलटने में सक्षम है। आज हम अंग्रेज के उसमें नहीं है, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। गुजरात का किसान हमेशा लड़ाकू रहा है और हम महात्मा गांधी और सरदार के अनुयायी रहे हैं। आप हमारे क्षेत्र में चले जाओ, दोनों का नाम इस श्रद्धा से लिया जाता है। शायद आपके गुजरात में उतनी श्रद्धा से ना लिया जाता हो। दोनों के नाम पे लोग मरते हैं। उस भूमि के प्रति हमारा एक विशेष लगाव है, इस गुजरात की भूमि के प्रति। और इस गुजरात की तरफ पूरे देश का किसान देख रहा है, क्योंकि रावण की सूंडी में तीर मारना पड़ता है। उसकी नाभि में तीर लगेगा तो मरेगा, नाभि यहाँ है। आप खड़े हो गए उस दिन, ये जब लड़ाई फतेह होगी उसके लिए आपके बीच में आए, आपको निमंत्रण देने आए।
आप अपने प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा करो, संयुक्त मोर्चा आपके साथ। जो आवश्यकता होगी, जब होगी, बापू ने कमान संभाली। पूरा संयुक्त मोर्चा, जो आदेश होगा गुजरात में, जब ये कहेंगे, जितनी संख्या में कहेंगे, संयुक्त मोर्चे के उतने ही सिपाही गुजरात में हाजिर होंगे। गुजरात के किसान को दबाव में नहीं आने देंगे, ये हमने तय किया। गुजरात का किसान खड़ा हो, अपनी लड़ाई लड़े, शुरुआत करे। जिस दिन गुजरात का किसान खड़ा हो जाएगा प्रदेश पूरी तरह से, उसी दिन ये 3 कानूनों की केवल बात नहीं है, बापू ने बताया, डेरी जाएगी। RECP का जो समझौता है, कुछ समय के लिए टला था, दोबारा शुरू हो गया प्रोसेस। जिस दिन वो समझौता साइन हो गया, ये गुजरात जो डेयरी का सबसे मजबूत सेक्टर है, वो डेयरी जाएगी। विदेशी जो डेयरियां हैं, जो सरप्लस यूरोप का और अमेरिका का जो टोटल सरप्लस है, जो मिल्क पाउडर है, जिस दिन समझौता साइन हो गया, उसी दिन आपका दूध जो है वो आज ही 20-22 रुपए बिक रहा। महसाणा डेयरी ने तो कहा कि 17 रुपए किलो सब्सिडी दोगे, समझौते के बाद तो हम कर पाएंगे, ना तो हम चला ही नहीं पाएंगे। इतना भारी संकट है। आपके यहाँ आलू का पेटेंट कराया, रिलायंस का आलू बो दिया था कुछ किसानों ने, 1-1 करोड़ का जुर्माना गुजरात के किसानों को हुआ था, ध्यान है आपको? पिछले साल हुआ था। हम तो गुजरात नहीं आए थे, हमको खबर मिल गई थी वहां कि गुजरात के भाइयों पे 1-1 करोड़ का दावा ठोका है रिलायंस ने, और मुकदमा दर्ज किया। हमने अपने उत्तर प्रदेश में वो आलू का बीज मंगा के खुलेआम बोया था कि ये बोया है, आ जाए रिलायंस, हम देखेंगे रिलायंस को। हम गुजरात के किसान के साथ हैं, हम गुजरात के भाइयों का उत्पीड़न नहीं होंगे। हम रिलायंस के हर प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। हमने ये चैलेंज कर दिया था, रिलायंस को तीसरे दिन वो केस वापस लेना पड़ा था, आपको पता होगा। हम गुजरात के किसान, गुजरात आए ना आए, लेकिन किसान जहां भी पीड़ित है, उसकी आवाज हमारा मोर्चा उठाता है, भविष्य में भी उठाता रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा। लेकिन आपसे भी आशा करते हैं कि आप भी उस मोर्चे में उसका हिस्सा बने, आप उसमें सम्मिलित हो, उसमें भागीदारी लें। ये मोर्चा शाहजहांपुर बॉर्डर पे लगा हुआ, जो NH8 गुजरात की तरफ आता है दिल्ली पे, उस पे मोर्चा लगा हुआ है। उसकी जिम्मेदारी राजस्थान और गुजरात के किसानों की है। जितनी संख्या गुजरात की वहां जानी चाहिए, जाते हैं। उन भाइयों ने हमको बताया कि आजादी नहीं है गुजरात में, उनकी सुन के ही हम यहाँ आए। आप डरो मत, आपको कोई अड़चन है, आप जिस दिन मन बनाओ हमें बता देना, यहीं से ले जाएंगे अपने साथ। मोर्चे पे डटो, प्रदेश सतह पे आंदोलन चलाओ, इससे लड़ेंगे तो विजय होगी। ना तो खेती, कोई धंधा बचने वाला नहीं, ना मजदूरी बचेगी, गांव खत्म होंगे। बड़ा मॉडल, एक कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो मॉडल लेके आ रहे हैं, जो अमेरिका के किसान को खा गया, वहां पे 1% किसान है केवल जनसंख्या का। जो अमेरिका के किसान को मॉडल खा गया, वो मॉडल यहाँ लाया जा रहा है। आप अमेरिका और यूरोप में जाओ, गांव पे गांव खाली हैं, क्योंकि खेत रहे नहीं, खेती घाटे का हो गया, कंपनी ने खेत ले लिए। अब गांव में रह के करें क्या, लोग गांव छोड़ गए। पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में आपको गांव में घूम लो, आपको एक आध कोई बुजुर्ग मिल जाए, गांव खाली है। वही हालत हमारी होगी जब ये जमीन निकल जाएगी, तो किसी शहर में जाके झुग्गी डालेंगे। पूंजीपति तो है नहीं, हम बंगला ले लेंगे वहां जाके, कहीं झुग्गी डालेंगे, हमारी पीढ़ियां और हमारे बच्चे। आंदोलन, सत्याग्रह, लोकशाही, आजादी, गांधीजी, सरदार साहेब, આ બધી જે વાતો છે એ આપણે સમજવા। મને સમજાવો કે ગાંધીજીને શું તકલીફ હતી, દીકતી પોતાની પ્રેક્ટિસ દક્ષિણ આફ્રિકામાં લાખો રૂપિયા કમાતા હતા, વકીલાત કરતા કરતા, બારિસ્ટર પોતે હતા। એમને શું તકલીફ હતી કે હિન્દુસ્તાનમાં આવીને આઝાદ થયા દેશ અંગ્રેજોની ચુંગાલમાંથી, અને બધું જ છોડીને, બલકે ત્યાં સુધી જે સારા કપડા બી છોડીને ખાલી લંગોટી પહેરીને આખા દેશમાં ફર્યા। 1948 15મી ઓગસ્ટ તારીખ લખેલી નહોતી ઇતિહાસમાં। 15મી ઓગસ્ટ 1947 હિન્દુસ્તાન આઝાદ થશે આવું લખ્યું નહોતું, તો પણ મથવાનું હતું। અને એ અંગ્રેજોને પણ શરમાવે એવા ગાંધીનું ગુજરાત, સરદારનું ગુજરાત, એવા માણસો લોકોને
ભરમાવીને માર્કેટિંગ કરીને લોકસભામાં બહુમતી લાવીને સરકાર બનાવીને પાર્લામેન્ટે કાયદા બનાવવાનો અધિકાર, તો કાયદા બનાવ્યા. આ સરકાર બની એ પબ્લિકની મહેરબાનીથી નથી બની. અદાણી અંબાણીના રૂપિયાથી, એના રૂપિયાની જાહેરાતો, પ્લેનમાં ઉડવાનું, આ બધો ખર્ચો આ કરોડપતિઓ કરે. કોઈ માણસ એક કપ ચા ન પાય પ્લેન તમને આપે ફરવા માટે. ઇલેક્શનમાં કરોડો રૂપિયા આખા રેડિયોમાં 24 કલાક બીજેપી લોકોના મગજ કાણા કરી રાખવાના. આ બની શકે, એનાથી બહુમતી પણ આવે. પણ બહુમતી આવ્યા પછી શું થયું? આ એ વખતે એ લોકોએ કમિટમેન્ટ કરેલું, સાહેબ તમારી સરકાર અમે લાવીએ તો અમને શું મળશે? તમે કયો એ મળશે. વેપારીઓને ખતમ કરી નાખ્યા, નોટબંધી કરી નાખી. એમાં કઈ ધીરુભાઈ અંબાણીનો છોકરો નોટો બદલવા લાઈનમાં નહોતો ઉભો, ગૌતમ અદાણીનો છોકરો. સામાન્ય માણસો નોટો બદલવા ઉભા હતા. નોટબંધી કરી, આર્થિક કમર તોડી નાખી, વેપાર તોડી નાખ્યો, જીએસટી નાખીને. આ જીએસટી ભયંકર ટેક્સ આપણે ભરીએ છે. આ રૂપિયા ટેક્સના પૈસા આપણે આપીએ છીએ. એ 12, 16, 18, 35% સુધી તમે કાપડ ખરીદો તો રૂ ઉપર ટેક્સ, કપાસ ઉપર ટેક્સ, કાપડ ઉપર, ડાઇંગ ઉપર, સિલાઈ ઉપર, એના ઉપર સિક્કો વાગે તો કલર ઉપર ટેક્સ ને ટેક્સ, જીએસટી. આ ટેક્સે વેપારીઓને તોડી નાખ્યા. દેશનો વેપાર ખતમ થઈ ગયો, બેકારી વધી ગઈ, હવે ખેડૂત વધ્યો હતો. આ ખેડૂતોને તોડી નાખ્યા. 3 કાયદા જે એમનું કહેવું છે કે ખેડૂતોના ભલા માટે છે, તો ખેડૂતોને કહેવા દો ને કે આપણા ભલા માટે. આપણા ભલા માટે તો આપણે કહીએ ને. આ તો પાર્લામેન્ટ બનીએ પહેલા બિલ બની ગયેલા હતા. આ ડ્રાફ્ટિંગ બધું ઉદ્યોગપતિઓની કચેરીમાં બનેલું. તમારે કોર્ટમાં ન જવાય. અને જે પાબંદી હતી કે આટલું જ રાખવાનું, તમારે વધારે પડતો માલ નહીં રાખવાનો, એમાં છૂટ. ગોડાઉન 2 વર્ષ પહેલા બની ગયેલા. રાખો પણ ઘઉં, દાળ, ચોખા જે રાખવું એ રખાય. એવી હાલતમાં એક ખેડૂત પરિવારમાં, એમના પિતાજીનું નામ મહેન્દ્રસિંહ ટીકત, ખૂબ દેશી માણસ, રોગો પિતા વાતો કરે. દેશનો કોઈ વડાપ્રધાન એવો નથી કે કેને ન માને. આજે વારસામાં લઈને જ્યારે છેલ્લા 4 મહિનાથી ખેડૂત દિલ્હીની સરહદ ઉપર ત્યાં બેઠો છે માણસ, વરસાદમાં, ગરમીમાં, ઠંડીમાં, એ દિલ્હીમાં ઘૂસે નહીં માટે રોડ ઉપર ખીલા ઠોકવામાં આવે. આ ખીલા ખેડૂતના હૃદય ઉપર ઠોકાય. આ સહેલું નથી. આ કાંટાની તાર જે ચીન અને હિન્દુસ્તાન વચ્ચે હોવી જોઈએ, એના બદલે ખેડૂત માટે કાંટાની તાર. તમને શરમ નથી આવતી? આની અસર મિલિટરી ઉપર થાય. જય જવાન જય કિસાન. એક બાપનો એક દીકરો આર્મીમાં છે સરહદ ઉપર, એનો ભાઈ ને એનો બાપો અહીં બેઠો છે, એના સામે એના રોડ ઉપર ખીલા ઠોક્યા છે, તારની વાડ બાંધી છે. એને શું થતું છે? આર્મી બગડશે જે દિવસે. આ બધાને ભારે પડી જશે. આ સહેલું નથી. આ ખેડૂતોનો સવાલ જ નથી. ખેડૂત તો હોમણ પકાવતો તો 10 મણ પકાવશે, એના ઘર જેટલું પકાવશે. મધ્યમ વર્ગ મળી જવાનો. ભાજપની જે ઘંટડી વગાડતા હતા, અને થાળી વગાડતા હતા, તાળી વગાડતા હતા, અને આરતી ઉતારતા હતા, એનું મોત છે. આ મધ્યમ વર્ગ ખતમ થઈ ગયો. કેટલા બેકાર થયા. વેપાર તોડી નાખ્યો, ખેતી તોડી નાખી, જુવાની તોડી નાખી, મહિલાઓની સલામતી પતી ગઈ. અને તમે સમજાવો કે કઈ જાતની આઝાદી છે? ક્યાંય નાવા નીચોવાનું હોય પબ્લિક માટે તો તમે મને બતાવો. આટલી અસર છે ખરી? કોઈ પણ માણસ પોતાના પાડોશમાં દિવાળીના દિવસે મીઠાઈ ના હોય અને આપણને થાય પાડોશી ગરીબ હતો, એક ખોખું મોકલાય છે 500 ગ્રામ.
દિવાળીના દિવસોમાં, તહેવારના દિવસોમાં દિલ્હીની સરહદ ઉપર આટલી અસર નહીં, ક્રૂર નિષ્ઠુર માણસો, લાગણી વગરના, હૃદય વગરના અને જૂઠા લોકો, જૂઠને જન્મવાનું મન થયું તો આ બધાના મોઢામાં જન્મ્યું એક એક શબ્દ જૂઠો. બાંગ્લાદેશમાં બંગાળનું ઇલેક્શન 8 ફેઝમાં ભાષણ કરવા, બંગાળની વિધાનસભા 8 ઠેકાણે 9 દિવસ ભાષણ કરવાનું દર વખતે લાઈવ, અને એવા જ વખતે બાંગ્લાદેશ ઢાકાનો આ પ્રોગ્રામ રાખવાનો અને એમાં જુઠ્ઠું બોલવાનું કે બાંગ્લાદેશની આઝાદીમાં હું 22 વર્ષનો હતો તો મેં ભાગ લીધેલો. આવું જૂઠ તો મારી જિંદગીમાં મેં, અને સહેજે શરમ નહીં, મોઢા ઉપર શરમ આવે જૂઠું બોલવા, માણસને ડંખ લાગે હું જૂઠું બોલું. સફેદ જૂઠ. બાંગ્લાદેશ તો આર્મી ઓપરેશન હતું, પાકિસ્તાન સામેની લડાઈ હતી. તમે પાકિસ્તાનમાં જો તમે આંદોલન કર્યું હોય પકડે તો સમજ્યા, તમે ત્યાં ઇસ્લામાબાદમાં કર્યું હતું, કરાચીમાં કર્યું હતું, લાહોરમાં કર્યું હતું, તમે કઈ જેલમાં હતા? જિંદગીમાં પોલીસ ચોકી નથી જોઈ. હું જેલમાં હતો. હાવ ગપ્પાની મર્યાદા. અને એવા લોકો એવા હશે જ્યાં માને છે આ 15 લાખ આપીશું, 2 કરોડ નોકરીઓ આપી, જૂઠ ને જૂઠ. આટલા અનુભવ પછી તો આપણે સમજીએ કે આ જૂઠા લોકોના પનારે પડ્યા. એની સામે આ આંદોલન આટલા વર્ષમાં પહેલી વખત રોડ ઉપર આવ્યું. તમે આંદોલન કરો તો ભારત નીકળવામાં ના આવે, તમને બહાર નહીં નીકળવા, પકડીઓ અંદર. ગાંધીનગરમાં બેસે તો પોલીસ કોર્ડર કરીને લઈ જાય એમને. ક્યાં લઈ જાય ખબર બી ના પડે, 2 દાડે છોડી દે. વિધવીરજી આવ્યા હતા મહામંત્રી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવા. પ્રેસ કોન્ફરન્સની પરવાનગી હોય, બોલવાની પરવાનગી લેવાની. તમે બાપ જિંદગીમાં પરવાનગી ક્યાં લીધેલી? તમે શરમ ના આવી કે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મારે બાબડું પકડીને લઈ જવામાં આવે? બહુ મોટી અસર થઈ છે આની. અને આપણે કીધું પકડજો, એમને પકડવા હોય તો પકડો. નથી પકડ્યા. આખા દેશમાં લાય લાગત. આ નાની વસ્તુ નથી. આ પહેલી વખત આંદોલન રોડ ઉપર આવ્યું છે. આપણે તો રાકેશ ટીકેજીનો આભાર માનીએ, સંયુક્ત કિસાન મોરચાના આગેવાનોનો આભાર માનીએ કે તમે આ પારકું દુઃખ વરી લીધું છે. ગાંધીજી પારકું દુઃખ ભર્યું. સરદાર સાહેબ બારડોલી કાલે જવાના છે. બેરિસ્ટર પારકું દુઃખ ભર્યું. જવાહરલાલ નહેરુ કરોડપતિ, 10 વર્ષ જેલમાં રહ્યો માણસ, એલીમેલીની તપેલીમાં ખાધું, પથ્થરનું ઓછીતું, પારકું દુઃખ ભર્યું. આ કયા પોતે સુખી કરોડ. બલવંતસિંહ પરમાર, CMGM ન્યૂઝ, ડીસા, બનાસકાંઠા.